तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला पार्ट है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इसको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पिछले वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से देख के आइए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और थोड़ा आपका कंसंट्रेशन भी रहेगा चैप्टर्स में। तो आप लोग जब ये फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी पढ़े, तो उसके पहले आप लोग हमारे जो लास्ट वीडियोस है उसको आप लोग देख के आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हम लोग का चैप्टर्स है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जो फ्रेंच की सोसाइटी के ऊपर बताएगा कि 18th सेंचुरी के लास्ट तक में वो कैसे था और क्या क्या चेंजेस या क्या क्या चीजें रही होंगी। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the king ascend the throne of France। मतलब 1774 में जो लुइस 16 था, जो बर्बन फैमिली थी, उनका जो किंग था उसने गद्दी पे बैठ लिया, थ्रोन ऑफ फ्रांस पे गद्दी पे बैठ लिया। कब बैठा? जब वो 20 साल का था। ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। वो 20 साल का केवल था जब वो गद्दी में बैठा। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रेलिया की जो एक राजकुमारी थी, मैरी एनिटो, उसके उनके साथ ये क्या किया कि शादी कर लिया। अपॉन दिस एसेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। मतलब क्या हुआ, जब ये राजा बना तो उसको क्या मिला, जो उनका जो खजाना था वो खाली था। उन्होंने क्या पाया कि जब ये नया किंग बना तो उनका जो खजाना था वो पूरा खाली था। नहीं पता कैसे, बट ये खुद नहीं सोच पा रहे थे, बट उनको क्या पता चल, जो उनका खजाना था पूरा खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियली सोर्स ऑफ फ्रांस। मतलब क्या हुआ, जो इतनी साल जो लड़ाई चली फ्रांस में, उसके कारण क्या हुआ, जो फ्रांस का जितना खजाना था सब खाली हो गया। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन extravagant court of the immense place of the versatiles. Under Louis XVI, France helped the 13th American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। क्या हुआ, जब ये राजा आया तब इसको भाई पैसे की जरूरत थी। मतलब इसको इसके जो कंट्री था उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो क्या हुआ उस टाइम, क्या हुआ, इसने जो ये लुइस 16 है, उन्होंने क्या किया कि फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमीज ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से जो लड़ाई चल रही थी अमेरिका की, अमेरिकन की, उनका हेल्प किया। कौन किया हेल्प? लुइस 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अमेरिकन स्टेट 13, उनका हेल्प किसने किया ब्रिटेन से लड़ने के? तो लुइस 16 किया। ठीक है, कब? इन 1774 में, जब इनका गवर्नेंस आया, जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो ओल्ड लीडर्स था उसने उसको जब फांसी मिल गई। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियंस ऑफ livers to a debt and they had already rise to more than 2 billion hubs। क्या हुआ कि जो वॉर था उसमें क्या हुआ कि बिलियंस ऑफ लीवर्स टू अ डेप्ट, मतलब उधार के रूप में इन्होंने क्या लिया कि पैसा लिया। ठीक है, उधार के रूप में इन्होंने पैसा लिया। लीडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन। मतलब अब कंट्री तो गरीब ही थी भाई, उनका खजाना जो खाली था, जो राजा अब क्या करे, तो लोगों से इसने क्या लिया, ब्याज लेना शुरू कर, क्रय मांगना, टैक्स मांगना शुरू कर दिया। वो भी 10%, वो भी हाई इंटरेस्ट के साथ, ये सब मांगना शुरू कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ हिज बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। भाई अब जब सरकार थी, उनको पेमेंट्स वगैरह जो उनके वर्कर्स थे उनको देना भी पड़ता था, इस कारण उन्होंने चेंजेस लाए, टैक्स लेना शुरू कर दिया। टू मीट इज रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी का मेंटेनेंस करने के लिए, द कोर्ट जो उनका दरबार था, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस जो उनकी ऑफिस थी, और यूनिवर्सिटीज थी। द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। जो कंट्री था उनको आखिरकार ये सब चीज में टैक्स बढ़ाना ही पड़ा। वो लोग नहीं चाहते थे कि बढ़ाना, बट वो क्या करे, उनको ये सब चीजों में टैक्सेस बढ़ाने पड़े, क्योंकि उनका कंट्री भी आखिर गिरा हुआ था, उसको भी एक स्टैंडर्ड में लाना था। एंड इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट। मतलब क्या हुआ कि ये सब करने के बाद भी, उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। भाई अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो टैक्स कहां से भरेंगे, क्योंकि कंट्री जो फ्रांस थी वो पहले ही
जा चुकी थी, क्योंकि उनके पास कोई खजाना नहीं बचा था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided in 3 states and only one member of the third state paid taxes। जो 18th सेंचुरी के टाइम में क्या हुआ, जो फ्रेंच सोसाइटी वो 3 स्टेट्स में बांटी गई, 3 स्टेट में बांटी गई। केवल फर्स्ट क्लैरिकी, सेकेंड नोबिलिटी और तीसरा थर्ड स्टेट। मैं आप लोग को बता दूं, जो फर्स्ट स्टेट है वो क्या है, क्लैरिकी। ये इसमें क्या, ये ऐसे लोग हैं पादरी जिनको बोलते हैं, जो चर्च आप लोग जानते हो, चर्च के जो फादर होते हैं उनको ये पहले स्टेट में लाया गया है। और जो दूसरा स्टेट होता है नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब भी क्या है, नोबिलिटी मतलब क्लैरिकी से छोटे थोड़ा, और नोबिलिटी मतलब सेकेंड स्टेज के लोग आ गए। इसमें क्या होता है, जो एक फैमिली होती है हाई स्टैंडर्ड फैमिली, उनको इस नोबिलिटी जगह में डाल दिया गया। और जो थर्ड स्टेट है बस वो जैसे कि मर्चेंट हो गए, लॉयर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये सब थर्ड कैटेगरी में आ गए। उसके भी नीचे आ गए हमारे पीजेंट, किसान वगैरह आ गए, आर्टिस्ट वगैरह आ गए, और उनसे भी और छोटे छोटे लोग जो उनसे भी नीचे कैटेगरी में आ गए। तो ऐसे ही तीन कैटेगरी में बांट दिए। बट क्या था 18th सेंचुरी के टाइम में, क्या चीज बुरी थी, पहले और दूसरे स्टेट के लोग को पैसा नहीं देना था, टैक्स नहीं भरना था। जो केवल थर्ड स्टेट थे उनको बस पैसा जो टैक्स था वो भरना पड़ा, और बाकी के ऊपर के जो 2 लोग थे उनको नहीं भरना पड़ा। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज। द टर्म ओल्ड रेजिमेंट इज यूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1989। मतलब जो सोसाइटी वहां पास की थी वो ये सब चीजों से खुश नहीं थी 1989 के समय। अभी हम 18th सेंचुरी के हम लोग बताया कि लास्ट तक क्या क्या चीजें हुई है, तो 18th सेंचुरी के लास्ट तक यही चीजें हुई है कि जो लोग थे अपर 2 स्टेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो लास्ट की स्टेट थी उनको बहुत फर्क पड़ता था, क्योंकि ऊपर वाले को टैक्स देना नहीं पड़ता था और इनको अपने से ही हो या ना हो फिर भी इनको भरना पड़ता, खुद कमाए और खुद भरे, ये सब था। जैसे कि आप लोग फिगर नंबर 2 में मैं आप लोग को बता दिया। So how the system of each state in French society was organized? Peasant made up to, peasants मतलब मैंने बताया वो किसान जो लो सोसाइटी में आते हैं, मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन तो पीसेंट्स की ही थी। However, only a small number of them owned the land they cultivated। मतलब कल्टिवेटेड क्या था, वो लोग खुद ही अपने जमीन पे चीजें उगाते थे और खुद ही उनको टैक्स भरना पड़ता था। ऐसा तो 18th सेंचुरी का लास्ट तक ये सब रूल्स रेगुलेशन आ गया वहां का। About 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer members of their third estate। मतलब जो लोग थे जो चर्च चलाते थे, मतलब 60% ऑफ ज्यादातर जमीनें वो 3 लोगों में बटी हुई थी। मतलब जितने भी जमीन थे उसका 60% 3 लोगों में बटा था, और जो बाकी रेस्ट ऑफ जमीन थी वो थर्ड स्टेट के लोग, कौन कौन से, नोबल्स, चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, इनकी में बटा था। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज द क्लेरिकी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ। मतलब जैसे कि मैं आप लोगों को चार्ट में बता ही दिया, जो पादरी थे और जो नोबिलिटी मतलब हाई सोसाइटी के लोग थे उनका एक अलग ही रेपुटेशन था उनके जन्म से ही। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस exemption from paying tax to the state, the nobles further enjoyed feudal privilege। These included feudal dues which they extracted from the peasant। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पास आप लोग समझेंगे क्या है कि जो पहले दूसरे स्टेट के लोग हैं वो भी तीसरे स्टेट्स के लोगों से पैसा लेते थे, उनका टैक्स लेते थे। ये नहीं कि जो किंग था वो बस ले, नहीं, ये लोग भी अपने आप में एक वो ला दिए थे कि इनको इनसे पैसा लेना है, क्योंकि भाई अनप्रिविलेज लोग थे, उनको कुछ भी कहकर ये लोग अपना अधिकार दिखाकर उनसे भी टैक्स लेने लगे, जबकि इनके पास कोई रूल्स नहीं था, फिर भी ये लोग उनसे टैक्स लेना शुरू कर दिए। Peasant were obliged to render service to the lord, to work in his house and field, to serve in the army or to participate in the building road। मतलब क्या था, इनको ये भी अधिकार नहीं था, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उनको ये भी अधिकार नहीं था कि जो रोड वगैरह बनता है या कुछ भी आर्मी ये सब में पार्टिसिपेट करने का इनको भी मौका नहीं मिलता था।
द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड थीव्स। मैंने जो आपको बताया ना, जो चर्च लोगों से पैसा लेते थे, जो लोग थर्ड स्टेट के लोगों से पैसा लेते थे, उनको क्या कहा था? थीव्स कहते हैं। ये आप लोग इंपॉर्टेंट नोट लगा लो। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड थीव्स। मतलब जो चर्च के लोग थे वो भी टैक्स लेते थे, उनको क्या कहते थे हम लोग? थीव्स। फ्रॉम द पीसेंट एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। मतलब चाहे हो कुछ भी चीज हमारे पास की नहीं हो, फिर भी हमको टैक्स देना पड़ता था। दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स, इसको क्या कहते थे हम लोग? डायरेक्ट टैक्स। और टैली अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। टैली तो आप लोग जान गए ना, जो डायरेक्ट टैक्स वो जो हम लोग देते थे राजा को, उसको टैली कहते थे। और जो चर्च वगैरह अलग से लेते थे उसको थीव्स पढ़ते थे। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वेयर लेव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टबैको। मतलब जो वो जो था हमारा नमक और टबैको की, तंबाकू जो चीजें थी उनके ऊपर भी टैक्स डालने लगे। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट दो टैक्सेस वर बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। मतलब जो भी हमारा जो कंट्री था उसका जो भी टैक्स होता था वो केवल थर्ड स्टेट के लोग को ही देना पड़ता था, और उन्हीं के ही टैक्स से पूरी कंट्री चलती थी। ठीक है। आप जैसे इसमें आप लोग पढ़े लिरवे ये क्या होता है? जैसे कि आप लोग करेंसी, जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है ना, वैसे उस टाइम फ्रांस की करेंसी क्या थी? लिब्रे थी। और क्लैरिकी जैसे मैं आप लोग को बताया, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेसिफिक फंक्शन इन द चर्च। मतलब जो अलग से जो एक पादरी होता है ना, जो चर्च में एक अलग से जिसकी रेपुटेशन होता है, उसको क्लैरिकी कहते हैं। थीव्स मैंने जैसे आपको बताया कि जो टैक्स था चर्च के लोग लिया करते थे, उनको 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब 1/10 मतलब जो उनका एग्रीकल्चर था, जो उनका खेती हुआ, उसका 1/10 वो लिया करते थे। और टैली क्या था? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। मतलब जो हम लोग किंग थे उनको डायरेक्ट जो पैसा देते थे उनको टैली कहते। तो ये चार चीज इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ लिए इसमें। जैसे कि आप लोग इस पेंटिंग में देख रहे होंगे, इस ड्राइंग में देख रहे होंगे कि बेचारा किसान जो एकदम मेहनत करके अपना एग्रीकल्चर से अपना कमा रहा है, और 1/10 उसको क्या, 1/10 किसको दे देता था? वो चर्च के लोगों को दे देता, और जो बचता उसमें भी वो 90% किसको? जो राजा थे, जो स्टेट के लोग थे, उनको देना पड़ता था उसको, जैसे कि आप लोग पहले ही पढ़े हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 1.1 में क्या पढ़ेंगे? द स्ट्रगल टू सरवाइव। मतलब हम लोग क्या क्या समस्याएं झेले सरवाइव करने के लिए, वहां से बने रहने के लिए, कैसे कि हम लोग उस चीजों से निकल पाए। क्योंकि भाई इतना जब चीजें खराब हो रही थी तो सरवाइव करना भी कितना टफ होता है भाई। जब हम लोग अपना ही 90%, 90% क्या 1/10 तो सीधे सीधे चर्च के लोगों को दे दिए, 90% हम लोग दे दिए किसको? स्टेट के लोगों को, डायरेक्ट किंग को दे दिया, बचा हमारे पास क्या? इसलिए सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो वही चीज यहाँ पास हम लोग 1.1 में पढ़ेंगे कि हम लोग क्या जो स्ट्रगल हम लोग किए सरवाइव करने के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1715। मतलब जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी कितनी बढ़ गई? 715 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1789। कब? 1789 तक कितना बढ़ गया वो? 23 मिलियन से 28 मिलियन बढ़ गया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। मतलब अब जब लोग बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो उनकी जो फूड ग्रेन्स थी, जो सामान थे खाने पीने की चीजें, उन सब की जरूरतें भी ज्यादा हो गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप फेस विद द डिमांड। मतलब जितना हमको डिमांड था उतनी चीजें, उतना हम लोग ग्रेन्स अनाज नहीं उगा पा रहे थे। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मिनोरिटी रोज रैपिडली। मतलब जो खाना पीने जो ब्रेड था वो सब चीजों में भी चेंजेस आने लगे। मोस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज देयर लेबोरेटरीज इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। मतलब जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनके लिए भी एक फिक्स अमाउंट रख दिया गया, चाहे वो कितना भी मेहनत करे उनको जितना देना होता उतना ही देते। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइस। और जो जो कमाते थे वो उसके कारण क्या हुआ, लोग जो महंगाई थी बढ़ती रही प्राइस, उसमें वो लोग
नहीं कर पाते। जैसे अगर कोई चीज का हमारी सैलरी अगर उतनी ही रह गई और किसी चीज की प्राइस बढ़ गई तो हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे, वही सेम चीज वहां भी होने लगा। स्ट्रगल मतलब तो आप लोग जानते होंगे, मतलब कुछ भी चीज जिंदा रहने के लिए कुछ भी चीज आसान नहीं था। मतलब वो लोग जो पैसा कमा रहे थे और उसी टाइम जितना पैसा कमाते उतना ही प्राइस बढ़ता रहता। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच विंडेड, मतलब जो गैप था गरीब और अमीर के बीच में वो भी बढ़ता रहा धीरे धीरे। थिंग्स बिकेम वर्स, मतलब चीजें थी बहुत ज्यादा खराब हो गई। वेन एवर डॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, कई बार क्या हुआ जो सूखा और तूफान आ जाता तो उसके कारण भी जो उनकी खेती थी वो भी खराब हो जाती थी। दिस लेड टू सस्टेन क्राइसिस, मतलब ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स ला देती थी। समटाइम्स दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेंग में, मतलब फ्रांस में ये सब चीजें चलता ही रहा। अब हम लोग इसके फिर नेक्स्ट टॉपिक में अगला 1.2 में फिर पढ़ेंगे, तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, और कुछ कुछ जो न्यू वर्ड्स आते हैं वो भी आप ध्यान से समझा करिए। तो देखिए नया वर्ड्स में क्या है, सस्टेन क्राइसिस, इसका मतलब क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन, मतलब एक ऐसी परिस्थिति आ गई वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, लिवलीहुड मतलब क्या होता है, जो हमारे आम खर्चे होते हैं, जो हम लोग जिंदा रहने के लिए जो हमको जरूरी ही है, आर इन डेंजर, वो भी खतरे में आ गया। मतलब सस्टेन क्राइसिस मतलब क्या है, एक्सट्रीम सिचुएशन, इतना भयंकर परिस्थिति आ गई वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब जो हमारे रोज बर्रा के खर्चे हैं वो भी खतरे में आ गए। और सेकंड क्या है, द एनोनिमस, मतलब हुज नेम रिमेन्स अननोन, मतलब जिसका नाम हमको नहीं पता, ठीक है, जो हमको हमेशा नहीं पता रहता, वो एनोनिमस कैटेगरी। तो आप लोग न्यू वर्ड्स जो जो चीजें हैं वो सेंटेंस अच्छे से पढ़िए और पूरा समझ में ना आए तो फिर हमको बताइए, ठीक है।